डीएनए एक वैज्ञानिक प्रमाण है जो प्रत्येक आदमी के शरीर में होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये शरीर में होता है और प्रत्येक इंसान के शरीर में होता है। और वो ऐसा तत्व है मेडिकल का जो हजारों साल पहले 10,000 साल पहले जिस इंसान में था वैसी इंसान का डीएनए उसके शरीर में आता है। जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता। इसलिए उसके आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला था या विदेश से भारत में आया। ये सरकार संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। संविधान के अनुसार हमको बोलने का, प्रचार करने का अधिकार है। विज्ञान का कहना है कि ब्राह्मण के शरीर में जो डीएनए है वो यूरेशियन लोगों का है, वो भारतीय लोगों का नहीं है। हम ये बात जानकारी लोगों को बताना चाहते हैं तो लोगों को जागृत करने का काम किया है। ब्राह्मण को ही तो आखिर मैदान में उतरना पड़ा। लोग तो आ नहीं रहे उनके समर्थन में। ईवीएम ना हो तो ये चुनाव भी नहीं जीत सकते। 1881 के अंदर जब जनगणना हुई तो उस टाइम में जो हमारा पंजाब था, ये पंजाब के अंदर जो हमारी जनसंख्या थी, जो जाटों की जनसंख्या थी 14,45,000 थी। और 1931 में 45 साल के बाद 50 साल के बाद जनगणना हुई तो उससे पता लगा कि भाई हमारी जनसंख्या होनी चाहिए थी 20 लाख और 76,000। लेकिन 50% घट गई। वो 50% किस साइड गई? उसमें से हमारी बच गई 9,96,000। तो कुछ भाई हमारे जैसे सिखों में कन्वर्ट हो गए। सिख कम्युनिटी की जो जनसंख्या थी वो थी 9.2, वो बढ़ के होगी 14.6%। और अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो जनसंख्या थी 40.3%, वो बढ़ के होगी 54.6%। तो हम सारे भाई मिले हुए हैं, ये अपने आपस में कन्वर्ट हुए भाई हैं, हर एक कम्युनिटी से कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे को इन्होंने जो अलग किया है अपना दुकान चलाने के लिए किया है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ नहीं, हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, कोई टाइम नहीं। इस सन में स्थापना हुई थी उस हिंदू धर्म की। तो हम आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, हमारे को आप हिंदू मत बोला करो, ठीक है? तो हिंदू तो है तो ब्राह्मण है, या हम हिंदू नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। अगर ये हिंदू पर गिरने लगते तो ये बोलते हैं भाई ये सनातन धर्म है, फिर ये कहते हैं ये तो वैदिक है। भाई वैदिक कैसे हो गया? तो पाली की वही नागरी के बाद देवनागरी, उसके बाद संस्कृत किधर 1500-1600 ईस्वी में जाकर इनका वो हुआ है, यह संस्कृत आई है। और ये बताते हैं भाई बहुत पुराना है हमारा तो इतिहास, कोई इनका इतिहास नहीं है, सारा अपने मत ठाकन जोड़ रखा है, ठीक है? और मैं इसी बात के साथ आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ भाई आए, और इस मुहिम को सभी भाइयों से गुजारिश है भी आके दम जन तक पहुँचाए। ये एक आज़ादी की पहली लड़ाई होगी, ये आज़ादी की पहली लड़ाई है। हम आज़ाद नहीं है अभी। 1947 की जो लड़ाई थी वो ब्राह्मणों की आज़ादी की लड़ाई थी। अब हमारी आज़ादी की लड़ाई अब शुरू होगी। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन आप देश को आज़ाद क्यों नहीं मानते? हम देश को आज़ाद इसलिए नहीं मानते, ये हमारी आज़ादी नहीं है। अब भी हम गुलाम हैं उन्हीं लोगों के जो पहले से हमारे वो गुलाम किए हुए थे। आज भी हम अगर अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो ब्राह्मण से पूछ के रखते हैं। आज भी हम अगर किसी के अपने मकान नया बनाते हैं तो ब्राह्मण से पूछ के उसके अंदर एंट्री करते हैं। जो भी हम अपना शुभ कार्य करते हैं वो सब ब्राह्मण से पूछ के कार्य करते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि तो फिर देशवासियों को अपनी आज़ादी के लिए क्या करना होगा? देशवासियों को अपनी आज़ादी के लिए एक ये जो ब्राह्मणवाद है इसको पैरों तले कुचलना होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर इस देश की आज़ादी चाहिए, अगर भारत की देश की आज़ादी चाहिए तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचलना होगा। सत्ता परिवर्तन की आप बात करते हैं, तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा सर? सत्ता परिवर्तन भी होगा
जब लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, भाई इन लोगों ने हमारे को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया, ये तो एक व्यापारी थे, व्यापार करने यहाँ आए थे और व्यापार करने लग रहे हैं। हर जगह ब्राह्मणवाद का, पाखंडवाद का पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी व्यवस्था आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। किस तरीके से इस पाखंडवाद को आप दूर कर पाएंगे? किसी भी आदमी को इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा मिला है सिर्फ ब्राह्मण को मिला है इस चीज़ से, तो हमारी और कम्युनिटी को तो किसी को इस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिला। ये तो बिजनेस है उनका। क्योंकि विचार परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? काउड सिस्टम है, ये भी ब्राह्मणों की चाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे को पढ़ने लिखने के लिए जो कानून बनाए, तो उन्होंने सोचा भाई अब ये जो दबे कुचले मजलूम लोग हैं ये भी पढ़ने लिखने लग जाएंगे, तुम्हारे बराबर में आ जाएंगे। तो इन्होंने हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने, RSS ने, कांग्रेस ने, इन सभी ने मिलकर, जितने भी ब्राह्मणवादी संगठन थे ये, इन्होंने एक प्लानिंग बनाई। कुछ RSS का और इनका जिम्मेवारी लगा दी, भाई तुम गांव-गांव में ये प्रचार करो इसका। तो इन्होंने प्रचार किया, हमारे लोगों के अंदर ये अंधविश्वास बढ़ा गया, तो हमारे लोग पढ़ने लिखने की बजाय उधर डाइवर्ट हो गए। युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा अपने महापुरुषों को पढ़ो, क्योंकि इन्होंने हमारे महापुरुषों को भी जाति पाति में बांट दिया। अपने महापुरुष को पढ़ेंगे तो उनके अंदर जागरूकता आएगी और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों और पाखंडवाद से बाहर निकले। क्या कार्यक्रम था इस बारे में? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम क्यों बनाई गई, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इस मुद्दे को लेकर आज हरियाणा के खास जिम्मेदार लोगों के साथ इस मीटिंग में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का बुनियादी मकसद है कि मजलूमों में इत्तेहाद कायम करके और मजलूमों के इंसाफ के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने और आवाज बुलंद करने के लिए एक बड़ी कोशिश, और दूसरी चीज जो समाज को तोड़ने और इस मुल्क को बांटने वाली जो नफरतवादी ताकतें जो देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा रही है लगातार, उसको खत्म करने के लिए और उसका एक रास्ता भारत के तमाम मजलूमों के अंदर जो आपस में नफरत का जहर घोल कर उन्हें तोड़ने और बांटने का काम किया गया। एक दूसरे से नफरत करने का जो निज़ाम उनके दिलों और जहन में या ब्रेन वॉश करके डाला गया है, उसको ख़त्म करने के लिए ऐतिहासिक आधार पे और इसके साथ साथ जो है सांस्कृतिक दृष्टि से और इसके साथ साथ साहित्यिक दृष्टि से कि भारत में कौन असल है, कौन जो है यहाँ का रहने वाला नहीं है, एक बड़ा मामला खड़ा हुआ है। राखी गढ़ी हरियाणा का ही पार्ट है और उस राखी गढ़ी के खुदाई से ये बातें जो है तमाम मैगज़ीन में खबरें छप के आई कि भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। नफरतवादी तंजीम का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसने गाज़ियाबाद में जो है एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का तंजीम बना रखा है। तो उसने अपने मंच से इस बात को कहा कि भारत में किसी पंथ, किसी समुदाय, किसी जाति का आदमी हो, सबका DNA एक है। तो सबका DNA एक नहीं है, क्योंकि DNA एक ऐसा दस्तावेज है, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ दस्तावेज है। तो बातें क्लियर तौर पे स्पष्ट हो गई है कि भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। तो ये मकसद है कि भारत में मजलूमों में इत्तेहाद कायम हो और इंसान के लिए कैसे जद्दोजहद हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। भारत में अगर मौजूदा हालात में जिन आप तमाम तंजीमों की बात कर रहे हैं, चाहे सियासी तंजीमें हो चाहे समाजी तंजीमें हो, जो आज अलग अलग हिस्सों में हैं, अलग अलग सूबे में है, कुछ रीजनल लेवल पे है, कुछ नेशनल लेवल पे है। लेकिन ये रीजनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टियां आज वो RSS का टूल्स बन चुकी है, वो BJP का टूल्स बन चुकी है। और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, ये उनसे ज़्यादा डेंजरस है। जैसे अंग्रेजी में एक जुमला बोला जाता है, ओपन एनिमी बेटर देन हिडन एनिमी, खुला दुश्मन ज्यादा अच्छा है छुपे दुश्मन के मुकाबिल। तो ये जो सो कॉल्ड अलग अलग स्टेट में जो सेकुलर पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेंत का काम कर रही है। अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी के बेंत का काम नहीं करती तो OBC SC ST माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को लगातार पार्लियामेंट के अंदर खत्म किया जाता है और एक बड़ी आबादी OBC SC ST माइनॉरिटी के सांसदों की है, विधायकों की है। फिर भी हमारे लोगों के विरोध में कानून बनाए गए। राज्यसभा में तो जब मुझे ताज्जुब हुआ, CA NRC के दरमियान अगर जो विधेयक लाया गया, जो बिल लाया गया, BJP को तो बहुमत ही नहीं था। जब BJP को बहुमत नहीं था तो किन पार्टियों के राज्यसभा सांसद थे? वो कांग्रेस के थे,
सपा के थे, बसपा के थे, आरजेडी के थे, जेडीयू के थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, एनसीपी के थे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजनल पार्टियों के राज्यसभा सांसद थे और मेजॉरिटी में थे। बीजेपी को राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी और किसी भी कानून को कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से पास होना निहायत जरूरी है। तो सीए जैसा जो है इस मुल्क के आइन के विरोध में, इस मुल्क के फंडामेंटल राइट के विरोध में जाकर लाया गया जो बिल था राज्यसभा के अंदर जो पास हुआ, तो इससे ये जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो वर्तमान में जो कम्युनल पार्टी है उससे कहीं न कहीं ज्यादा डेंजरस कम्युनल पार्टी है और कम्युनल रोल अदा कर रही है। नहीं तो सीए जैसे कानून वजूद में नहीं आते। किसानों के खिलाफ राज्यसभा में जो कानून लाए गए, 3 खतरनाक बिल लाए गए, अगर ये वाकई में ओबीसी एससी माइनॉरिटी की रहनुमाई करने वाली अगर पार्टियां होती तो हमारे विरोध में, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के विरोध में पार्लियामेंट में आए दिन कानून बन रहे हैं। हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और जो कानून हमें अधिकार देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, उसको कमजोर किया जा रहा है। उस पर ये चिड़ी चुप है, खामोश है। इनकी खामोशी ये बात साबित करती है, जाहिर करती है कि ये आज आरएसएस और बीजेपी का टूल्स बन के काम कर रही है। ये टूल्स बनी हुई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो समाज को न न्याय दिला सकती है, न इंसाफ दिला सकती है। इसके लिए समाज में बड़े पैमाने पे जो सामाजिक जागृति, सामाजिक बेदारी पैदा करने की एक मुहिम छेड़ रखी गई है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के जरिए और तमाम जमीनी सतह पर काम करने वाली तंजीमें हैं जो बाबेहतर तरीके से आवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए काम कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में इनकी कोशिशों का नतीजा आएगा और भारत में जुल्म का निज़ाम खत्म होगा, इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। ईवीएम नाम का हथियार लाकर वोट के अधिकार को शून्य कर लिया गया है, प्रभावहीन कर दिया गया है, छीन लिया गया है। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक है। तो इसका समाधान ये है कि जिस तरह से समाज में जागृति पैदा हो रही है, दुनिया में जन आंदोलन से परिवर्तन हुए, अलग अलग हिस्सों में नेपाल के लोगों ने जन आंदोलन किया, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, राजशाही का अंत हुआ। तो आज भारत में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो धीरे धीरे राजतंत्र में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, राजतंत्र में तब्दील होता जा रहा है। एकाधिकार का सिद्धांत लोकतंत्र में कहीं भी नहीं जो है लागू होता है और ना ही दूर दूर तक लोकतंत्र से उसका कोई संबंध है, सरोकार है। तो ऐसे हालात में जो समाज के अंदर जो है जागृति, जो चेतना या जो अवेयरनेस बड़े पैमाने पे आ रही है, ये आने वाले दिनों में जन आंदोलन होगा। अगर 30% जनता जो है सड़कों पर उतरकर ईवीएम के विरोध में जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये फैसला देना होगा। जैसे कुछ लोग हवाला देते थे कि फला फला 20 देशों में 3 तलाक बैन है, तो भारत में भी बैन होना चाहिए। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब दुनिया के 120 देशों में ईवीएम बैन है तो भारत में क्यों नहीं बैन है। तो इस पर लगातार समाज में बड़े पैमाने पे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा उन्होंने लगाई। और आज मुझे ताज्जुब होता है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में मैं गया, बंगाल में गया, कटिहार में गया, गांव की महिला जो है जो अनपढ़ थी, लेकिन उसके बीच में जब हम लोग गए तो उसने भी कहा कि बाबा ये सारा कुछ जो है खेला मशीन से होला, आप लाख मेहनत करें लेकिन सारा खेला मशीन से। तो आज एक अनपढ़ महिला भी ईवीएम के साथ टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ईवीएम के जरिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। तो जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और लोकतंत्र के वसूलों को जिंदा रखना चाहते हैं, वो आज गंभीर हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। एक दिन ये विशाल आंदोलन का रूप धारण करेगा और सारे अलोकतांत्रिक सोच के लोगों का भारत से पूरी तरह से निस्तोनाबूत हो जाएगा सिस्टम और भारत में लोकतंत्र कायम होगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो शुरुआत है मेवात की सरजमी से, यहाँ के ओबीसी एससी के लोग भी जिस तरह से आगे आ रहे हैं, हमारे कौम के लोग जो आगे आ रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में पूरे भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, वो काफ़ी सशक्त और मजबूत होगी और भारत में वास्तविक रूप से सामाजिक व्यवस्था जो भारत की है वो स्थापित होगी। मैं मुफ्ती सलीम अहमद कासमी, महासचिव जमीयत उलमा मेवात हरियाणा। मुस्लिम समाज के लोगों को जो आज का संदेश है वो यही है कि जिस तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने अपने साथ सभी बिरादरियों को लेकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसका इतिहास गवाह है। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का कायदाना किरदार रहा। और जो मेवात की सरजमीन की जहाँ बात है, यहाँ भी हमारे मेवातियों ने हज़ारों की तादाद में मुग़लों से ये लड़े और अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। अब ये लड़ाई एक तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई है
और जहाँ तक जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई की इस्लाम की बात है, इस्लाम का जो नज़रिया है वो ये है कि जालिम का ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो। हम जब जालिम अगर हमारा जालिम बन कर के अगर मुस्लिम समाज का भी कोई आदमी हमारे साथ में आएगा तो हम मुस्लिम का भी उस मुस्लिम जालिम का भी विरोध करेंगे। और मजलूम अगर कोई भी ज़ात और किसी धर्म का होगा तो हम उसका धर्म और ज़ात ना देख करके अपने मजलूमों का साथ देंगे। तो अब ये मजलूम हैं हमारे SC ST OBC के लोग और हम भी मजलूम है एक तरह से। तो एक मजलूम मुत्तहिद होंगे तो मुत्तहिद होकर के हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे। और इस देश को जिस तरह गोरे अंग्रेज़ों से इस जद्दोजहद के नतीजे में देश को आज़ाद कराया था, अब काले अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराने की ये लड़ाई है। और जो नफ़रत का एक खेल खेल रहे हैं हम उनसे सिर्फ वो क्या जानेंगे इस देश की कीमत को। उनके लिए तो हम इतना नफ़रतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफ़रतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, मगर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। कितनी मुश्किल से मिली थी आज़ादी हमको, मगर ये अंग्रेज़ों के दलाल क्या समझेंगे। जिस वक्त हमारे पूर्वज जेल की काल कोठरियों को आबाद कर रहे थे, फांसी के फंदों को चूम रहे थे, जिस वक्त हमारे बुजुर्गों सीनियों पर गोलियां खा रहे थे, उससे अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे RSS के लोग। तारीख गवाह है, ये बताएं कि कहाँ इनका नाम है, ये अपना नाम हमें दिखाएं। तो बहरहाल ये लड़ाई है। अब ये थोड़ा सा अभी इन लोगों को उनका एक मिशन है, उन्होंने बड़ी कोशिश में वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। देश को हम टूटने नहीं देंगे। देश को बचाने के लिए, देश की एकता जो अखंडता जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम उसको बचाने के लिए इस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जेल की काल कोठरियों को आबाद किया, फांसी को फंदों को चूमा। हम भी उन्हीं के उनकी नस्ल से हैं, हमारी रगों में भी अपना हमारे पूर्वजों का खून है। हम इस देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए हम एक खून का एक एक कतरा और पसीने का एक एक कतरा बहा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।